Hello everyone, hope you all are doing good. So in this video we are going to cover a science pedagogy. हमारी CTET और PSTET दोनों के ये हैंड रिटन नोट्स हैं जो मैंने उस पॉइंट ऑफ व्यू से बनाए हैं कि जो क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुके हैं पेपर में, ठीक है। उस अकॉर्डिंग ये साइंस पेडागोजी के 9 चैप्टर्स हैं हमारे जो हमारे सिलेबस में हैं। तो 9 के 9 चैप्टर्स ये यहाँ पे आपको मिल जाएंगे सारी वीडियो में। आज हम सिर्फ पैडागोजी पढ़ेंगे इस वीडियो में, ठीक है। सारी पैडागोजी 9 के 9 चैप्टर्स। नेक्स्ट में आपको क्या मिलेगा, जितने भी आप 9 चैप्टर्स जब रिवाइज हो जाएंगे उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्वेश्चंस लेके आऊँगी। कम से कम 100+ और 300+ आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे सिर्फ पैडागोजी की, ठीक है। सो बिफोर दैट लेट्स स्टार्ट विद दिस फर्स्ट चैप्टर। हमारे फर्स्ट चैप्टर का नाम है नेचर एंड स्कोप ऑफ साइंटिफिक करिकुलम। इन्होंने बोला कि जो हमारा साइंस का करिकुलम है, ठीक है, करिकुलम एज यू ऑल नो कि जो एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया जाता है, हर एक स्कूल का अपना एक करिकुलम होता है, उसमें एक्टिविटीज़ होती हैं कि बच्चों को कौन कौन सी एक्टिविटीज़ करवानी है, उसको करिकुलम बोलते हैं। तो वो करिकुलम क्या सोच के बनाया जाता है और करिकुलम का नेचर क्या होता है और क्यों ज़रूरत होती है, राइट। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए साइंस है जो किस वर्ड से डिराइव किया गया है। दैट इज़ फ्रॉम द लैटिन वर्ड साइंसिया विच मीन्स नॉलेज। एंड ये डायरेक्ट क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है। मैं आपको दिखा भी दूंगी जिस टाइम मैं आपको करवाऊंगी क्वेश्चन आंसर्स की रिवीजन पैडागोजी की, कि उन्होंने पूछा कि जो साइंस वर्ड है वो कौन से वर्ड से आया है। तो याद रखना वो लैटिन वर्ड से आया है। कौन से लैटिन वर्ड से आया है? साइंसिया से, और जिसका मतलब क्या है? नॉलेज। ओके, देन नेचर ऑफ साइंस। साइंस का नेचर क्या होता है? तो अब हमें पता है जो साइंस होती है वो फैक्ट्स पर बेस्ड होती है, ठीक है। और बहुत सारे मेथड्स जब हम यूज़ करते हैं उस फैक्ट्स को जानने के लिए, उन मेथड्स को हम क्या बोलते हैं? साइंटिफिक मेथड्स, ठीक है। साइंस क्या हेल्प करती है? ट्रुथ को फाइंड आउट करने के लिए, हमारे हाइपोथेसिस करने के लिए हम साइंस यूज़ करते हैं। हाइपोथेसिस क्या होती है? जब हम सोच लेते हैं कि हाँ ये चीज़ ऐसी होगी, इसका रिजल्ट ये भी आ सकता है, वो भी आ सकता है, मैं यही मतलब सोच के चल रहा हूँ और मैं डाटा कलेक्ट करूँगा, एक्सपेरिमेंटेशन करूँगा और देखूँगा क्या जो मैंने सोचा है उसका रिजल्ट वही मिला है, वो होती है हाइपोथेसिस, ठीक है। और जितने भी हम इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करते हैं, ऑपरेटर्स यूज़ करते हैं साइंस में, सारे क्या होते हैं? साइंटिफिक होते हैं, साइंस से रिलेटेड होते हैं, ठीक है। जो साइंटिस्ट या स्टूडेंट्स होते हैं हमेशा उनका एटीट्यूड क्या होता है? साइंटिफिक एटीट्यूड होना चाहिए उनका, ठीक है। ऐसे ही नहीं कोई भी पर्सन मतलब साइंस का हो सकता है। द थिंग इज़ कि उसमें साइंटिफिक एटीट्यूड होना चाहिए कि वो हर चीज़ फैक्ट्स पे बेस्ड करे, ठीक है। हर बात उसकी क्या हो? फैक्ट्स पर बेस्ड हो कि मुझे बताओ कि इसके पीछे का सच है क्या, ठीक है। और जो साइंटिफिक करिकुलम है वो कैसा होना चाहिए? इट शुड बी ट्रू टू चाइल्ड एंड ट्रू टू लाइफ एंड ट्रू टू साइंस। और ये क्वेश्चन आ रखा है, 4 ऑप्शंस आपको मिलेंगे, उनमें से एक गलत होगा और ये 3 सही होंगे कि साइंटिफिक करिकुलम कैसा होना चाहिए। इट शुड बी ट्रू टू चाइल्ड, ट्रू टू लाइफ एंड ट्रू टू साइंस। ट्रू टू चाइल्ड मीन्स कि वो अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए बच्चे के लिए और बच्चा इंजॉय करे उसको पढ़ते टाइम। ट्रू टू लाइफ मतलब कि जो भी आप पढ़ाओ वो क्या है? आपकी लाइफ से रिलेटेड होना चाहिए और बच्चे को आगे की लाइफ के लिए प्रिपेयर करे। ट्रू टू साइंस मतलब कि वो बच्चे में साइंटिफिक थिंकिंग लेके आए, क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करे बच्चे की, राइट। ये हम वैसे कर चुके हैं ऑलरेडी, फिर भी ऐसे जैसे हम कर ही रहे हैं मैराथन, तो उसके लिए हमें ऑलरेडी 1 चैप्टर्स हम अच्छे से करेंगे। और आपको अगर वीडियो अच्छी लग रही हो देन प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। देन करिकुलम डिज़ाइनिंग। NCF 2005 के अकॉर्डिंग कि जो साइंस का करिकुलम डिज़ाइन किया गया है वो कैसा होना चाहिए? पहला तो कोग्निटिव वैलिडिटी। कोग्निटिव मतलब कि वो बच्चे की क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करे, ऐसा हमारा करिकुलम होना चाहिए। कंटेंट वैलिडिटी कि उसमें जो कंटेंट डाला गया है, टेक्स्ट बुक्स में इंक्लूड किया गया है, वो मीनिंगलेस ना हो, सिंपल हो और बच्चे के लिए समझने वाला हो, इंजॉयबल हो। प्रोसेस वैलिडिटी मतलब ऐसा हो जिसमें कुछ एक्टिविटीज़ हो, बच्चा एक दूसरे से इंगेज हो, अच्छे से सीखे, बच्चे की क्यूरियसनेस बढ़े। हिस्टोरिकल वैलिडिटी मतलब ऐसे कंसेप्ट्स होने चाहिए टेक्स्ट बुक्स में ताकि बच्चों को फैक्ट्स के बारे में पता लग सके कि पहले क्या फैक्ट था, कौन से साइंटिस्ट ने कौन सी डिस्कवरी की और अब कौन से साइंटिस्ट ने क्या मतलब चेंजेस आए धीरे धीरे करके उस कंसेप्ट में, ठीक है। देन एथिकल वैलिडिटी कि बच्चा क्या है? वैल्यूज़ सीखे उस चीज़ से, उस करिकुलम से, उसको पढ़ के,
ठीक है, इन्वायरमेंटल वैलिडिटी, ताकि बच्चे को जब बच्चा वो टेक्स्ट बुक पढ़े तो वो क्या है अवेयर हो कि इन्वायरमेंट में क्या इश्यूज चल रहे हैं और उनको हम कैसे सॉल्व आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा नेचर एंड स्कोप ऑफ द साइंस करिकुलम। नाउ वी शुड मूव टू द सेकेंड चैप्टर, दैट इज एम्स ऑफ टीचिंग साइंस इन द स्कूल्स। तो सेकेंड चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि हम साइंस तो पढ़ाते हैं स्कूल्स में, बट उसका मेन एम क्या होता है, क्यों पढ़ाया जाता है। सबसे पहले यूटिलेरियन एम, कि हमारे डेली लाइफ में एज यू ऑल नो टेक्नोलॉजी का ज़माना है, हर एक चीज़ में क्या है कहीं ना कहीं साइंस यूज़ की जाती है। ठीक है, तो क्या है डेली लाइफ से रिलेटेड है तो हमारे यूज़ की है, तो पहला तो यूटिलेरियन एम। सेकेंड इज इंटेलेक्चुअल एम। देखो साइंस पढ़ाओगे बच्चे की क्यूरियोसिटी डेवलप होगी, बच्चे की इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट डेवलप होगी। ठीक है, बच्चा क्या है रियलिटी की तरफ जाएगा कि एक्चुअल में सच क्या है। ठीक है, और वो क्या है हर एक चीज़ को ऐसे ही नहीं मान लेगा, वो बोलेगा कि मुझे सच बताओ कि एक्चुअल में क्या है, या खुद फाइंड आउट करने की कोशिश करेगा। ठीक है, ऐसे ही चीज़ों को मान नहीं लेगा, वो प्रूफ के साथ मानेगा कि मुझे प्रूफ दो। ठीक है, और इससे बच्चे में गुड हैबिट्स क्रिएट होंगी, अवेयरनेस होगी और बच्चे की इंटेलिजेंस भी अच्छी होगी। राइट, ये है इंटेलेक्चुअल एम। देन कम डिसिप्लिनरी एम, कि जो बच्चा है उसकी पर्सनैलिटी अच्छी होगी, प्रॉपर डिसिप्लिन में रहेगा, उसको पता है कि हर चीज़ को सिस्टमैटिक वे में करना है। ठीक है, और वो प्रमोट करेगा इन द इंटरेस्ट इन द स्टडी। इससे क्या होगा कि उसका स्टडीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट बढ़ेगा, कंसंट्रेशन एंड द हैबिट ऑफ हार्ड वर्क। ओके, देन कम मॉरल एम, कि बच्चा क्या है मॉरल एम मतलब उसमें मॉरल वैल्यूज़ आएंगी, बच्चा सच बोलेगा, सच को फाइंड आउट करेगा, ऐसे ही किसी रिचुअल्स या कस्टम में बिलीव नहीं करेगा। मतलब जैसे हम वहम भरम में ज़्यादा पड़ जाते हैं तो वो चीज़ें नहीं करेगा वो बच्चा। ठीक है, एंड डोंट परमिट ब्लाइंड फेथ, ऐसे ही अंधों की तरह मान नहीं लेगा उस चीज़ को, जो साइंटिफिक एटीट्यूड वाला बच्चा होगा। देन कम एस्थेटिक एम। एस्थेटिक एम मतलब क्या होता है कि जो बच्चा है अगर साइंटिफिक एटीट्यूड है ना उसमें, तो उसको पता होगा कि कैसे मुझे ब्यूटी को अप्रिशिएट करना है। ठीक है, उसको ब्यूटी को अप्रिशिएट करना आएगा, हर चीज़ में क्या है वो अच्छी चीज़ ढूंढेगा। आई होप दिस इज क्लियर। तो ये था हमारा सेकेंड चैप्टर, आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर। एंड नाउ कम्स टू द थर्ड चैप्टर, दैट इज अंडरस्टैंडिंग एंड अप्रिशिएटिंग द साइंस। तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे कि साइंस हमारे डेली लाइफ में कैसे काम आती है और इम्पॉर्टेंस क्या है साइंस की इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। पहले साइंस हमारे डेली लाइफ में कैसे काम आती है, तो देखिए मेडिसिन में साइंस काम आती है, हेल्प टू क्योर द डिसीजेस। ठीक है, और आजकल तो देखो दुनिया चांद तक पहुंच गई है, तो ये भी क्या है टेक्नोलॉजी की वजह से हुआ है, साइंस की वजह से हुआ है, साइंस ने तरक्की की है तभी हुआ है। ठीक है, जीपीएस हो गया, टेलीकम्युनिकेशन में कहीं ना कहीं काम आती है टेक्नोलॉजी। और डेली लाइफ कंफर्ट्स तो आप देखते हो, आपके टीवी, लैपटॉप, कंप्यूटर, फ़ोन, आपके फ्रिज, ये सब क्या है बिजली से ही चलते हैं। और बिजली का आविष्कार कहाँ से हुआ है, साइंस की हेल्प से हुआ है। राइट, देन इम्पोर्टेंस ऑफ साइंस इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, और ये क्वेश्चन यहाँ से बन के आता है। ठीक है, क्वेश्चन मैं ज़रूर करवाऊंगी, आई वोंट मिस दैट, बिकॉज वो भी इंपॉर्टेंट है, बट उससे पहले आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। राइट, तो सबसे पहले अगर मतलब साइंस की क्या इंपॉर्टेंस है एजुकेशन की फील्ड में, ये बच्चे का इंटरेस्ट क्रिएट करता है इन द मिरेकल्स ऑफ साइंस, कि साइंस ने इतने मिरेकल्स किए हैं साइंस की हेल्प से। ठीक है, तो बच्चे का इंटरेस्ट बढ़ेगा साइंस की तरफ। टू इन्हांस द थिंकिंग प्रोसेस, बच्चे की थिंकिंग प्रोसेस अच्छी होगी, बच्चे की इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होगी, बच्चा क्रिटिकली सोचेगा। ठीक है, एंड बच्चे में साइंटिफिक फैक्ट्स के बारे में सोचेगा कि ये फैक्ट था इस चीज़ के पीछे, कि क्यों ना मैं भी कुछ करके देखूं ऐसा कुछ अलग, तो बच्चे के माइंड में ऐसा होता है। ठीक है, इससे क्या है बच्चे की पॉजिटिव थिंकिंग डेवलप होगी, बच्चे में पॉजिटिव एटीट्यूड आएगा, और इससे बच्चे की स्किल्स भी क्या होंगी डेवलप होंगी। आई होप दिस इज क्लियर। ये था थर्ड चैप्टर। नाउ कम्स अप विद द फोर्थ चैप्टर, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, अप्रोचेस। अप्रोचेस क्या होते हैं कि जैसे हम बीइंग अ टीचर बच्चों को पढ़ाते हैं, ठीक है, तो हम कौन सी मेथड यूज़ करें, कौन सी अप्रोच यूज़ करें जिससे क्या है बच्चे को वो टॉपिक अच्छे से अंडरस्टैंडेबल हो जाए, वो होती है अप्रोच। ठीक है, तो अप्रोचेस कई तरह की होती है। सबसे पहले होती है यूनिटरी अप्रोच। In this method, teachers impart knowledge to the students, deal with different methodology। ठीक है, बहुत सारे methods यूज़ किए जाते हैं इसमें। In short, it is approach of teacher to organize the content of scientific knowledge such a way that is well understandable by the pupils, ताकि बच्चे क्या है उस चीज़ को ज़्यादा अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाए। टीचर कोई मैथड यूज़ करता है, कोई अप्रोच यूज़ करता है।
ठीक है। दिस अप्रोच इज फॉलोड टू टीच ऑल ब्रांचेस ऑफ साइंस, जितनी भी साइंस की ब्रांचेस हैं, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो हो, ठीक है, ये क्या है अप्रोचेस यूज़ की जाती हैं, राइट। 1967 और 1970 के बीच एनसीईआरटी और यूनिसेफ ने क्या किया था, एक दूसरे से कोलैबोरेट किया था और उन्होंने बोला था, ठीक है, क्या किया था, डेवलप किया था साइंस टीचिंग को। और उन्होंने बोला कि जो प्राइमरी सेक्शंस है ना, प्राइमरी वाले बच्चे हैं 1st to 5th क्लास, उनको क्या करना चाहिए, हमें टीचिंग मटेरियल प्रोवाइड करना है, मतलब प्रॉपर टेक्स्ट बुक्स देनी है, प्रॉपर गाइड बुक्स प्रोवाइड करनी है और साइंस किट प्रोवाइड करनी है हर एक बच्चे को जो प्राइमरी स्कूल्स में पढ़ते हैं, राइट। एंड आई होप दिस इज क्लियर। देन कम्स अदर अप्रोचेस। दो अप्रोचेस हैं जो मेजर अप्रोचेस हैं, एक है डिसिप्लिनरी अप्रोच, एक है इंटीग्रेटेड अप्रोच। दोनों में डिफरेंस पता होना चाहिए, डायरेक्ट क्वेश्चन इसमें से पूछा जाता है। डिसिप्लिनरी अप्रोच एक्चुअल में क्या होता है कि एक ही सब्जेक्ट को जब आप पढ़ा रहे हो, ट्रेडिशनल मेथड, ठीक है, ब्लैक बोर्ड चॉक मेथड, उसको बोलते हैं डिसिप्लिनरी, कि आप सिंपल एक ही सब्जेक्ट पढ़ा रहे हो। इंटीग्रेटेड का मतलब पता क्या होता है, सारे सब्जेक्ट्स को आप एक साथ जोड़ के पढ़ा रहे हो, कि जो आप एक सब्जेक्ट में पढ़ा रहे हो वो दूसरे सब्जेक्ट के साथ कहीं ना कहीं लिंक्ड है, वो होती है इंटीग्रेट करना, एक साथ करना, ठीक है, एकत्रित करना। डिसिप्लिन क्या होता है, डिसिप्लिन सिर्फ एक ही सब्जेक्ट आप पढ़ा रहे हो, बस उसी के बारे में आप बता रहे हो, ठीक है। तो डिसिप्लिनरी अप्रोच तो सिंपल वही हो गया ना जो हम मतलब नॉर्मल टीचर्स ट्रेडिशनल मेथड्स यूज़ करते हैं, ठीक है। ये सब्जेक्ट अप्रोच होती है कि एक आप पर्टिकुलर सब्जेक्ट ही पढ़ा रहे हो। As a science is taught by the teacher in the area of particular subject. For example, science was traditionally taught as a subject. बहुत सारे मतलब जो साइंस होती है डिवाइडेड होती है ना, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में, ठीक है। तो आप वो क्या है सेपरेट सिर्फ साइंस ही पढ़ा रहे हो, आप किसी और सब्जेक्ट से लिंक्ड आउट नहीं कर रहे उस चीज़ को, वो होती है डिसिप्लिनरी अप्रोच। एक होती है इंटीग्रेटेड। इंटीग्रेटेड क्या होती है, जिसमें सभी बच्चे इंगेज हों, एक्सप्लोर करें उस चीज़ को, सभी सब्जेक्ट्स क्या हैं एक तरह से एक दूसरे से क्या है इंटरलिंक्ड हो, ठीक है। देन इट इज़ बेस्ड ऑन स्किल डेवलपमेंट। सारे सब्जेक्ट्स लिंक्ड होंगे तो बच्चे को पढ़ने में इंटरेस्ट आएगा, बच्चे की स्किल्स डेवलप होंगी, बच्चे में क्यूरियोसिटी जागेगी उस चीज़ को जानने की, ठीक है। तो वो क्या होती है, इंटीग्रेटेड अप्रोच होती है। देन बाकी भी अप्रोचेज़ हैं जो इम्पॉर्टेंट है, आपको पता होनी चाहिए। दैट इज़ प्रोसेस अप्रोच। प्रोसेस अप्रोच होती है कि जो मेन मैथड्स इसमें क्या यूज़ किए जाते हैं, कि कौन सा प्रोसेस हम यूज़ करें जिससे बच्चे को ज़्यादा अच्छे से वो चीज़ ज़्यादा देर तक उसके माइंड में रिटेन रहे। जैसे इन्वेस्टिगेशन मैथड हो गया, ऑब्जर्वेशन मैथड हो गया, हमें बच्चों को सिखाना चाहिए, ठीक है। अप्लाइंग द आइटम्स इन अ डेली लाइफ, इससे भी बच्चे को क्या होगा, बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, ठीक है। As a way and the means of suggesting processes through which teachers and students have to pass through for the realization of teaching learning ऑब्जेक्टिव्स, कि कौन सा हम प्रोसेस यूज़ करें जिससे क्या है बच्चे में इंक्वायरी मैथड्स डेवलप हों, ठीक है, बच्चे में इन्वेस्टिगेशन डेवलप हो। कंस्ट्रक्टिव अप्रोच क्या होती है, कंस्ट्रक्टिव अप्रोच मतलब बच्चा खुद अपनी नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करता है, बच्चा इसमें डिस्कवर करेगा। आप एज अ टीचर कुछ ऐसी अप्रोच यूज़ करोगे जिसमें बच्चा उस चीज़ को फाइंड आउट करेगा डिफरेंट स्ट्रैटेजीज लगा के, राइट। हैंड्स ऑन अप्रोच क्या होती है, बच्चा खुद अपने हाथ से करके देख रहा है उस चीज़ को। रोल प्लेइंग एक्सरसाइज, कोई रोल प्ले कर दिया, ड्रामा कर दिया, गाइड कोई एक्सपेरिमेंट्स करवा लिए बच्चे से, एक्सप्लोरेशन एक्टिविटीज़ कर ली और हैंड ऑन लर्निंग एक्सपीरियंसेस, ठीक है। ये होती है हैंड्स ऑन अप्रोचेस। आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर। और इसके साथ हमारा 4th चैप्टर भी खत्म होता है। नाउ कम्स विद द 5th चैप्टर दैट इज इनोवेशन। इनोवेशन क्या होता है कि जब हम कुछ इनोवेटिव आइडिया सोचते हैं, कुछ अलग सोचते हैं, तो मोस्टली जो इनोवेशन होती है उसके लिए जो टीचर्स है एक ही मेथड यूज़ करते हैं मोस्टली, वो है प्ले वे मेथड, क्योंकि प्राइमरी की बात की जा रही है, ठीक है। पैडागोजी तो दोनों में ही आएगी, बट द थिंग इज़ कि ज़्यादा अगर देखा जाए प्ले वे मैथड में वो ज़्यादा मतलब फोकस करते हैं, बिकॉज द थिंग इज़ कि बच्चा खुद करके देखेगा तो वो ज़्यादा अच्छे से सीखेगा, ठीक है। कि इससे क्या हेल्प होगी, प्ले वे मैथड से हेल्प इन फिजिकल डेवलपमेंट एंड मेंटल डेवलपमेंट। बच्चा फिजिकली डेवलप होगा, हाथ से करेगा तो हाथ की एक्सरसाइज होगी, फिजिकली डेवलप होगा, और मेंटल डेवलपमेंट तो होगी ही होगी उस बच्चे की, right? It can be achieved by physical exercises and gaming make children more disciplined.
और बाकी मेथड कौन कौन से होते हैं? प्रोजेक्ट मेथड, बच्चे को आपने कोई प्रोजेक्ट दे दिया किसी टॉपिक पे बनाने के लिए, तो बच्चा सोच के आएगा कि मुझे ऐसा प्रोजेक्ट बनाना है, इसका ये मीनिंग है, और वो खुद उस चीज़ को एक्सप्लेन करेगा, राइट। ह्यूरिस्टिक मेथड क्या होता है कि आपने बच्चे को एक क्वेश्चन दे दिया और बच्चा अब उस चीज़ को डिस्कवर करेगा, खुद से ढूंढेगा इसका आंसर, ठीक है, कहीं पे भी लाइफ से कनेक्ट करके जैसे मर्जी वो बच्चा डिस्कवर करके लेके आएगा, बच्चा खुद डिस्कवर करेगा, वो होती है ह्यूरिस्टिक मेथड। टीम टीचिंग क्या होती है? टीम टीचिंग के कुछ स्टेप्स होते हैं जब आप टीम्स में बच्चे को टीच आउट करते हो, ठीक है। पहले आप प्लान करोगे, उसको एग्जीक्यूट करोगे एंड देन इवेल्युएट करोगे, देखोगे कि कितना ये जो प्रोसेस है, आपने जो मेथड यूज़ किया है वो कितना काम आया है, वो होती है टीम टीचिंग। आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर। नाउ कम विद द सिक्स चैप्टर। सिक्स चैप्टर में क्या है? टीचिंग मैथड्स कौन से होते हैं साइंस के। तो आप देखो साइंस पढ़ा रहे हो तो कौन से मैथड्स आप यूज़ करते हो? मोस्टली दो मैथड्स पे ज़्यादा फोकस किया जाता है, दैट इज़ एक होता है टीचर सेंटर्ड, एक होता है प्यूपिल सेंटर्ड। टीचर सेंटर्ड वो होता है जब टीचर अपना ही बताता रहे और बच्चे को इतनी इंपॉर्टेंस ना दे। बच्चा ही मतलब टीचर ही क्या है, बच्चे को गाइड कर रहा है, बच्चे को सब कुछ बता रहा है, ठीक है। तो और जो बच्चे हैं वो ज़्यादा मतलब क्या है, एक्टिव नहीं है इसमें। प्यूपिल सेंटर्ड क्या होता है? जब बच्चे को ध्यान में रख के आप उस टॉपिक पर पढ़ा रहे हो, बच्चे के नीड्स को ध्यान में रख रहे हो, ठीक है, बच्चे को क्या क्या ज़रूरतें हैं उस अकॉर्डिंग अपने मैथड्स को चेंज कर रहे हो, वो होती है प्यूपिल सेंटर्ड, राइट। तो टीचर सेंटर्ड फोकस ज़्यादा किस पे होता है? टीचर खुद ही बोल रहा है, खुद ही मेमोराइज करवा रहा है, रिकॉल करवा रहा है, वही चीज़ को बार बार रिपीट अप करवा के बच्चों को, और स्टूडेंट्स क्या है इसमें पैसिव रोल प्ले करते हैं, एक्टिव नहीं करते। पीपल सेंटर्ड में क्या होता है? फोकस किया जाता है बच्चे की नीड्स पे, बच्चे की रिक्वायरमेंट्स पे, बच्चे के इंटरेस्ट पे और बच्चे की कैपेबिलिटी पे, और इसमें इंडिविजुअल डिफरेंस का खास ध्यान रखा जाता है कि हर एक बच्चा अलग है, हर एक की क्या है कि एबिलिटीज़ अलग हैं, कैपेबिलिटी अलग है, तो किसी को सीखने में ज़्यादा टाइम लगता है, किसी को सीखने में कम टाइम लगता है, एंड स्टूडेंट इसमें क्या होते हैं? एक्टिव होते हैं। और भी बहुत सारे मेथड्स हैं जब साइंस टीच करते हैं हम, जैसे कि लेक्चर मेथड हो गया, ये तो सिंपल मेथड है, सिंपल टीचर लेक्चर दे रहा है, लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन में लेक्चर दिया जा रहा है प्लस वो एक्टिविटी करवा के दिखाई जा रही है, वो होती है डेमोन्स्ट्रेट करना, राइट। देन कम लेबोरेटरी मेथड कि लैब्स में एक्सपेरिमेंट्स करवाए जा रहे हैं। डिस्कवरी मेथड ह्यूरिस्टिक अप्रोच जिसको कहते हैं कि बच्चा खुद डिस्कवर करके देखता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड कि बच्चा प्रॉब्लम सॉल्व आउट कर रहा है खुद से। ऑब्जर्वेशन मेथड कि बच्चा ऑब्जर्व करके सीख रहा है, देख के सीख रहा है, ठीक है। आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर। सो नाउ कम्स विद द नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज चैप्टर 7 टेक्स्ट मटेरियल एड्स। मतलब हम अपनी जो टीचिंग है उसको इनोवेटिव बनाने के लिए, अच्छा बनाने के लिए, बच्चों के डिफरेंसेस को ध्यान में रखते हुए, बच्चों की नीड्स को ध्यान में रखते हुए उनको कुछ रिसोर्सेज प्रोवाइड करवाएंगे, ठीक है। जैसे हम कोई ऑडियो विजुअल एड प्रोजेक्टर के थ्रू बच्चे को सिखा देंगे, ठीक है। बहुत सारे जो टीचिंग एड्स हम यूज़ करके अपनी टीचिंग को इफेक्टिव बनाएंगे, प्लस वो बच्चे के लिए भी क्या हो, हेल्पफुल हो, ठीक है। सो एड्स विच आर यूज बाय द टीचर्स ड्यूरिंग द टीचिंग, उसको क्या बोलेंगे? टीचिंग एड्स, या हम ऑडियो विजुअल एड्स बोल सकते हैं। ऑडियो क्या होता है? जिसमें से आवाज़ आए। विजुअल क्या होता है? जिसको हम देख के सीख पाएँ, क्योंकि कई बच्चों को क्या होता है, जैसे हमने किया था, इम्पेयरमेंट्स होती हैं, किसी को देखने में दिक्कत है, किसी को बोलने में दिक्कत है, तो दोनों को ध्यान में रखते हुए हम चीज़ों को करेंगे, ठीक है। क्यों टीचिंग एड्स यूज़ करते हैं, उसके क्या फंक्शंस हैं? टीचिंग एड देखो इंस्पिरेशन के लिए, ठीक है, बच्चे इंस्पायर होंगे आगे जाके अगर किसी ने टीचर बनना है, बट उसको क्या कोई इम्पेयरमेंट हो, देखने में दिक्कत हो या सुनने में, चलो आजकल तो क्या है, इन सब के भी सल्यूशंस हैं, तो क्या बच्चा इंस्पायर होगा कि मैं भी आगे जाके एक अच्छा टीचर बन सकता हूँ, मैं भी यूज़ कर सकता हूँ ये एड्स को। बच्चे में क्यूरियसनेस होगी, क्यूरियोसिटी डेवलप होगी, बच्चों को अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, ठीक है, अपनी थिंकिंग को डेवलप करने की, बच्चे को इंटरेस्ट पैदा होगा उस चीज़ में, और डिफरेंट चैप्टर्स मेड ईजियर हम ईजी वे में हम क्या है उन चैप्टर्स को एक्सप्लेन कर सकते हैं, बहुत ही इनोवेटिव वे में, राइट। अब टीचिंग एड्स कौन कौन से होते हैं, कितनी तरह के होते हैं, और आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि इनमें से क्वेश्चन वो कभी मिस आउट नहीं करते पेपर में, इनमें से आता ही आता है क्वेश्चन, ठीक है। ऑडियो एड्स, ऑडियो मतलब जो सुनने में काम आए, रेडियो, टेप रिकॉर्डर, टेलीफोन, ये सारे सुनने वाले हैं। विजुअल क्या होता है? जो हम देख के सीखते हैं, दैट इज पिक्चर्स थ्रू बुक्स, सैम्पल्स, मॉडल, चार्ट्स, फिल्म स्ट्राइप्स, माइक्रो प्रोजेक्टर्स। ऑडियो विजुअल दोनों, मतलब देखना भी है और सुनना भी है, तो क्या होगा? टीवी,
मोशन पिक्चर, वीडियो फिल्म्स, लाइव ऑब्जेक्ट, सिनेमा एट्सेट्रा। ठीक है, एक्टिविटी एड्स, बच्चे को एक्टिविटी करवा के सिखाओ तो वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। ठीक है, जैसे साइंस म्यूजियम में ले जाओ बच्चे को, नेचर स्टडी कॉर्नर होगा जहाँ पे आप बच्चे को नेचुरल चीज़ें दिखाओगे, एक्सपेरिमेंट्स करवाओगे लैब्स में और वर्कशॉप्स में, और साइंस एग्जीबिशंस एंड फेयर्स में लेके जाओ बच्चे को। ठीक है, इससे क्या है, बच्चा बहुत ज़्यादा अच्छे से सीख पाएगा। अब आते हैं 8th चैप्टर पे, दैट इज़ प्रॉब्लम्स। अभी देखो हमने बच्चों को सिखाना भी है, ठीक है, अच्छा टीच भी करना है, एड्स भी यूज़ करने हैं, बट कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं ये सब चीज़ों में भी। क्या प्रॉब्लम्स होती हैं जब हम साइंस पढ़ाते हैं? पहला, पुअरली डिफाइंड ऑब्जेक्टिव। कई टीचर्स क्या होते हैं, वो क्या है, कुछ सिर्फ मतलब बेसिक बेसिक चीज़ें बताते रहते हैं, जो एक प्रॉब्लम है, मतलब डीप नहीं बच्चे को पढ़ाते, तो बच्चे की क्यूरियोसिटी कहाँ से डेवलप होगी? ठीक है, मतलब ऑब्जेक्टिव लेके ही नहीं चलता वो टीचर कि हाँ मुझे बच्चे को ये सिखाना है, डीपली इस कंसेप्ट को एक्सप्लेन करना है। वो सिर्फ वही चीज़ें जो टेक्स्ट बुक में है पढ़ाता रहता है टीचर, राइट। देन बिग साइज ऑफ द क्लास, साइज का क्लास बड़ा होगा, 70 to 80 बच्चे होते हैं, तो ऐसे में तो देखो अगर एक्सपेरिमेंट भी कर रहा है टीचर, डेमोन्स्ट्रेशन मैथड यूज़ कर रहा है, कोई भी मैथड यूज़ करेगा तो वो फेल ही होगा इतनी बड़ी क्लास में। ठीक है, क्योंकि सारे बच्चे तो उस एक्सपेरिमेंट को ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे। 70 से 80 बच्चे आपके डेस्क के आसपास होंगे तो आधे तो वैसे ही लेफ्ट आउट फील करेंगे, राइट। लैक ऑफ रिसोर्सेज, इतने बच्चे हैं बट इतने रिसोर्सेज नहीं हैं। ठीक है, और टीचर क्या करती है, जो प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़ होती है ना उनको भी ब्लैक बोर्ड पर एक्सप्लेन कर देती है, तो क्या है, इससे क्या बच्चा सीखेगा? कुछ भी नहीं। तो ये एक प्रॉब्लम की तरह काम करेगा। लैक ऑफ टाइम, सिलेबस ज़्यादा होता है। ठीक है, टीचर क्या फटाफट पढ़ाने में लगा होता है, सिलेबस ख़त्म करने में कि चलो एग्ज़ाम्स ही लेने हैं, हो गया। तो टीचर क्या है, कई बार इतना प्रैक्टिकल चीज़ों की तरफ जाता ही नहीं है। ठीक है, टीचर ट्रेनिंग, प्रॉपर टीचर ट्रेनिंग नहीं दी जाती टीचर को, तो बच्चा टीचर आगे जाके क्या सिखाएगा बच्चे को? ठीक है, इनकॉम्पिटेंस ऑफ टीचर, टीचर को खुद को मॉडर्न जो आजकल टेक्नोलॉजी है उसकी नॉलेज नहीं है। आजकल भी देखा जाए तो जिस स्कूल में मैं पढ़ाती हूँ तो मैंने यही चीज़ ऑब्जर्व की है, बहुत सारे टीचर्स हैं जिनको आज भी प्रोजेक्टर वगैरह या सिंपल अगर जूम ऐप पे उन्होंने मीटिंग्स करनी हो ऑनलाइन तो वो भी उनको इतना मतलब आता नहीं है, तो जिस वजह से बच्चों को भी दिक्कत फेस होती है आगे जाके। ठीक है, देन सब्जेक्ट मैटर इन द टेक्स्ट बुक, सब्जेक्ट मैटर है जो टेक्स्ट बुक में देखा जाए तो वो इन्वायरमेंट से लिंक्ड है ही नहीं है, कम्युनिटी की बात करता ही नहीं है कहीं पे, तो बच्चा लिंक कैसे करेगा अपनी स्कूल लाइफ और कम्युनिटी को? ठीक है, देन एटीट्यूड ऑफ टीचर्स, टीचर्स डोंट टीच स्टूडेंट्स प्रॉपर्ली, दे डोंट टेक इनिशिएटिव। ठीक है, टीचर्स को ऐसा होता है कि चलो जी सिलेबस खत्म कर दिया एंड दैट्स डन विद द ड्यूटी। ठीक है, तो टीचर इतना ध्यान देता ही नहीं है, तो ये भी क्या है, कुछ दिक्कत की तरह काम करते हैं। तो कुछ रिकमेंडेशंस की गई थ्रू एनसीएफ, तो उन्होंने क्या बोला कि जो क्लास साइज है ना 20 से 25 बच्चों का हो, 70 से 80 ना हो। ठीक है, टीचर को प्रॉपर टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स पता हो। ठीक है, साइंस लैब्स बच्चों को प्रोवाइड की जाए। 6th to 8th क्लास शुड हैव साइंस किट एट द कॉर्नर्स। ठीक है, प्रॉपर इक्विपमेंट्स हो जिसमें साइंस के। देन टीचर्स शुड लिंक क्लासरूम टीचिंग विद द रियल लाइफ, कम्युनिटी से लिंक्ड हो। बच्चा जो चीज़ स्कूल में सीख रहा है वो कहीं ना कहीं बाहरली चीज़ से लिंक्ड हो तो बच्चा ज़्यादा जल्दी सीखेगा। रेगुलर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होने चाहिए, टीचर्स के लिए प्रॉपर ट्रेंड करना चाहिए। ठीक है, स्टूडेंट को इनकरेज करो, जैसे टेक्स्ट बुक्स में आपके क्वेश्चन नहीं दिए होते, ठीक है, तो पहेली वगैरह वाले क्वेश्चंस दिए होते हैं कि आगे आपने क्या ऑब्जर्व किया, ये सब चीज़ें, तो बच्चों को वो आंसर्स फाइंड आउट करने चाहिए। प्रैक्टिकल वर्क को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी चाहिए और लेटेस्ट टीचिंग स्किल्स यूज़ करनी चाहिए टीचिंग को इनोवेटिव बनाने के लिए। आई होप दिस मच इज़ ऑल्सो क्लियर। ठीक है जी, अब आते हैं रेमिडियल टीचिंग पे। तो देखिए हमने टीचिंग एड्स यूज़ किए, फिर हमने बोला कि प्रॉब्लम आ गई, अब हम रेमेडियल टीचिंग कैसे करेंगे? मतलब उन टीचिंग को अगर हमने इफ़ेक्टिव बनाना है, बच्चों को कुछ सिखाना है, अब हमें प्रॉब्लम भी पता लग गई, अब हम बच्चे को सिखाएंगे कैसे, राइट। तो रेमेडियल टीचिंग बहुत तरह की होती है, एक एक करके हम सारे पढ़ेंगे। सबसे पहली होती है क्लास टीचिंग। क्लास टीचिंग में क्या होता है, जो टीचर टीचर्स पर्टिकुलर यूनिट अगेन एंड अगेन और एक्सपेरिमेंट्स रिपीट करेगा वो टीचर। क्लास एज अ होल इज़ बेनिफिटेड। ठीक है, टीचर एक ही चीज़ को बार बार रिपीट अप करके उस एक्सपेरिमेंट को रिपीट कर रहा है तो उसका क्या होगा, बेनिफिट होगा। यूजफुल इन रिमूवल ऑफ वीकनेस एंड लर्निंग डिफ़िकल्टीज, इससे क्या होगा, बच्चे की जो वीकनेस है वो भी क्या है, रिमूव हो जाएगी, बच्चे को जो डिफ़िकल्टी आ रही है पढ़ने में वो भी सॉर्ट आउट हो जाएगी।
आई होप फर्स्ट इज क्लियर। नेक्स्ट रेमेडियल टीचिंग कैसी होनी चाहिए, ग्रुप ट्यूटोरियल। ग्रुप मतलब कि जैसे कुछ बच्चों को कोई दिक्कत है तो उनका एक ग्रुप बना लो, किस बच्चे को कोई और दिक्कत है तो उनका एक ग्रुप बना लो। मतलब किसी को कोई डेफिशिएंसी है, किसी को देखने में दिक्कत है तो उन 4-5 बच्चों का अलग ग्रुप बना लो, उनको सिखाओ। ठीक है, जिसको देखने में दिक्कत है, बोलने में दिक्कत है, उनका अलग से ग्रुप बनाओ और उनको पढ़ाओ। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द डेफिशिएंसी एंड डिफिकल्टीज, राइट। देन इंडिविजुअल ट्यूटोरियल टीचिंग क्या होती है, एक एक बच्चे को सिखाओ, इंडिविजुअल डिफरेंसेस को ध्यान में रखो, स्टूडेंट प्रोग्रेस ऑन देयर ओन पेस, राइट। इंडिविजुअल डिफरेंस को ध्यान में रखना है एक टीचर ने, और एक एक बच्चे को अच्छे से पढ़ाना है, एक एक बच्चे को। टाइम कंज्यूमिंग तो है ही है, देखो ये। देन कम सुपरवाइज ट्यूटोरियल टीचिंग। सुपरवाइज क्या होता है कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ ऑन द लर्नर देमसेल्फ, कि टीचर बोल देता है लर्नर्स को कि तुम्हारी डिफ़िकल्टी है, खुद ही इसको सॉर्ट आउट करो, मैं कुछ नहीं करूँगा, जस्ट यू विल सुपरवाइज, कि आप थोड़ी बहुत अगर उनको हेल्प चाहिए आप वो दोगे। तो ये क्या है, एक रेमेडियल टीचिंग है। इससे क्या होगा, बच्चा अपनी डिफ़िकल्टीज़ खुद सॉल्व करना सीख जाएगा, राइट। देन ऑटो इंस्ट्रक्शनल क्या होता है कि जब आप एक्टिविटीज़ करवाते हो मटेरियल्स यूज़ करके, उसको बोलते हैं ऑटो इंस्ट्रक्शनल। आप इंस्ट्रक्शंस देते हो, बच्चे को मटेरियल प्रोवाइड कर दिया, बच्चा अपना माइंड यूज़ करेगा, ठीक है, एंड ड्रिल वर्क इन द एरिया ऑफ वीकनेस एंड एक्वायर द नेसेसरी कॉन्फिडेंस, राइट। इनफॉर्मल टीचिंग क्या होती है, स्कूल एक्ट एज अ रिसोर्स एंड अ मीन्स ऑफ रेमेडियल एजुकेशन टू नीडी स्टूडेंट्स। इनफॉर्मल टीचिंग फॉर्मल तो होती है जो क्लास में चलती है, ठीक है, ब्लैक बोर्ड, टेक्स्ट बुक्स, कॉपीज़, ये सब। इनफॉर्मल होती है कि जब आप ट्रिप्स वगैरह करवाते हो, म्यूज़ियम में घुमाने ले जाओ बच्चों को, साइंस अपरेटस इम्प्रूव करो, ठीक है, बच्चे को क्या है अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी, वो कुछ लर्न करेंगे, ठीक है, उनको फैक्ट्स का पता लगेगा, प्रिंसिपल्स का पता लगेगा साइंस के। तो इनफॉर्मल टीचिंग भी ज़रूरी है अगर हमने कुछ सीखना है। तो लास्ट चैप्टर जो हमारा है साइंस पैडागोजी का, वो है इवैल्यूएशन। इवेल्युएशन क्या होती है, अभी हमने रेमेडियल टीचिंग कर ली, ठीक है, बच्चे को हमने हेल्प प्रोवाइड कर दी, मटेरियल भी प्रोवाइड कर दिया, प्रॉब्लम्स भी हमने देख ली, हेल्प भी हो गई बच्चे की। अब करेंगे इवेल्युएट, हम देखेंगे कि क्या ये सब चीज़ें हमने जो मटेरियल यूज़ किया क्या वो यूज़फुल था। हम वो कैसे चेक कर सकते हैं, देखिए, बच्चे का वाइवा लेके, ऑरल टेस्ट लेके, बच्चे का इंटरव्यू लेके। इवेल्युएशन का मतलब ही होता है जब आप बच्चे को जजमेंट पास करते हो, ठीक है, जजमेंट पास करनी है आपने, फीडबैक देना है, ठीक है। ये भी आगे 3 तरह के होते हैं, वो मैं एक्सप्लेन करूँगी अभी। प्रैक्टिकल टेस्ट ले सकते हो बच्चे का, फिर देखो आपकी कहाँ पे बच्चे की वीकनेस है, फिर से ऐसे टाइप क्वेश्चंस हो सकते हैं। रिटन टेस्ट में एमसीक्यू होते हैं, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस होते हैं, क्वेश्चनियर्स प्रोवाइड करो बच्चे को ऑब्जर्व करने को बोलो और देखो कि क्या क्या बच्चे की वीकनेस रहती है। इवेल्युएशन ना 3 तरह से होती है, एक होती है फॉर्मेटिव, एक होती है सम्मेटिव, एक होती है डायग्नोस्टिक। फॉर्मेटिव तो होती है कि जैसे आपने बच्चे को प्रोजेक्ट वर्क दे दिया और बीच बीच में आप फीडबैक प्रोवाइड कर रहे हो कि बच्चे यहाँ पे तुम गलती कर रहे हो, तुम ठीक कर लो उसको, वो होती है फॉर्मेटिव। जैसे आप यूनिट टेस्ट ले लेते हो, आप यूनिट टेस्ट क्यों लेते हो, ताकि बच्चे के आगे जाके एग्जाम्स में जो ग्रेड्स अच्छे आए, मतलब आपने बीच बीच में फीडबैक लिया एक तरह से बच्चों का, राइट। सम्मेटिव होता है कि आप एंड ऑफ द सेशन बच्चे को ग्रेड्स प्रोवाइड कर रहे हो कि ये लो आपने ये सब किया है, इतने नंबर आपके आए हैं, ठीक है। डायग्नोस्टिक क्या होता है कि आप देखोगे कि बच्चा कौन सी प्रॉब्लम फेस कर रहा है, बच्चे को क्या दिक्कत आ रही है, और आप उसको एक रेमेडी प्रोवाइड करोगे, ठीक है। अब आप ऐसा कुछ उसको मटेरियल प्रोवाइड करोगे, आपको उसकी डिफ़िकल्टी पता लगी, अब आप डायग्नोस करोगे अच्छे से कि इस बच्चे को इस हेल्प की ज़रूरत है और आप वो उसको हेल्प प्रोवाइड करोगे, ठीक है। तो दीज आर द 3 टाइप्स ऑफ इवेल्युएशन, और इसमें से क्वेश्चन आता ही आता है, एज यू वेरी वेल नो, ठीक है। एंड ये थी हमारी आज की साइंस पैडागोजी की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, मेरे एफर्ट्स आपको दिखे हों कि मैंने बहुत एफर्ट्स किए हैं ये नोट्स बनाने में, आपको समझाने में, देन प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड मोटिवेट मी फ्रॉम टाइम टू टाइम। थैंक यू वेरी मच वंस अगैन।